नमस्कार दोस्तों। बीते कुछ दिनों से भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुठभेड़ बढ़ गए हैं। कांग्रेस गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अमेरिका में दर्ज केस को लेकर हंगामा मचा रहा है, पर बीते कुछ दिनों से भाजपा भी पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने का आरोप लगा रही हैं, जहां वे दावा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी एक ऐसे संगठन की सह अध्यक्ष हैं जो संगठन जॉर्ज सोरोस के द्वारा ही फंड किया जाता है और यह संगठन हमेशा ही भारत विरोधी गतिविधियों को ही सपोर्ट करता रहता है, जिसमें कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की विचार का समर्थन करना भी शामिल है। और इसी के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत की वर्तमान सरकार के खिलाफ या यूं कहें भारत के खिलाफ जो भी अस्थिरता फैलाने का काम हो रहा है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं। इसे और एनालाइज करें तो भाजपा यह कहना चाह रही है कि राहुल और सोनिया गांधी सोरोस के पपेट्स हैं जो भारत की सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं और किसी तरह अपने आप को सत्ता में वापस लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर इंडिया टीवी में एक शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र, जिसे सौरभ जी होस्ट करते हैं, में चर्चा हो रही थी और यह चर्चा बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसमें पूर्व विदेशी राजनयिक दीपक वोरा जी और कुछ और अतिथि मौजूद थे। तो आज की वीडियो में मैं उनके शो के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों पर चर्चा करूंगा, जिसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जॉर्ज सोरोस कौन है, क्यों उनको वैश्विक स्तर पर नापसंद किया जाता है और क्यों उनका नाम कांग्रेस के आला नेताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ें और शो के ये क्लिप्स को देखें। और आते ही मुझे उन्होंने ऐसी खबर दी, कुछ नहीं कहा। ये तो प्रोग्राम बन गया भाई। आज तो हम जिसको ढूंढा गली गली वही वो कहावत बिन बुलाए मेहमान आ गए। ये जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं कई बार, अब इनकी जाने मुलाकात दीजिए हुई है, ना इनकी मुलाकात हो चुकी है जॉर्ज सोरोस से इन पर्सन। सर ये कौन सी तो बड़ी बात है। सर देश के पार्लियामेंट में सोरोस 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 सोनिया This was सोनिया long सोनिया ago जब मैं ये चल यूएस रहा में है। पोस्टेड था। आदमी तो वही था ना सर। इसका नाम, यू नो हिज फैमिली नेम, ही इज अ हंगेरियन बॉर्न जू। इतना जानते हैं। इसकी फैमिली का नाम है श्वार्ट्स। ये सोरोस इसने बना था अपनी जूइश आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। ये उस वक्त से धोखेबाज है। 1930 में इसका जन्म हुआ था, 94 साल का है। अपनी फैमिली लीनिएज छुपाना चाहता है। बिकॉज यहूदी था ना। अच्छा, इसको यहूदी नहीं और पसंद। फिर जर्मनी से भागा था। हंगरी को जब उन्होंने हड़प कर लिया था तो ये भागा। दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ। नाजियों से भागता हुआ, तो अपना नाम फैमिली का सोरोस से श्वार्ट्स बना। दिस हिज ओन पीपल टोल्ड मी व्हेन आई वाज देयर। मुझे मालूम नहीं था। तो हम लोग जाते थे इसका फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड। और एक टाइम था जब हम लोग सोच रहे थे कि कुछ लोगों से मुलाकात हुई, भाई भारत में इन्वेस्ट करो, पूंजी निवेश करो। वी डिडंट नो दैट ही वाज दैट काइंड ऑफ अ बदमाश एट दैट स्टेज। मैं बात कर रहा हूँ ऑफ द अर्ली 80s, 82 to 85। आई वाज पोस्टेड देयर, तो तब इससे मुलाकात हुई एंड वेरी इंप्रेसिव मैन। बट ये डेमोक्रेसी, कमिटमेंट, ये वो कुछ नहीं था उस समय। He was looking for money. इसने अपना पहला हेज फंड बनाया and he became a very successful। इसने हेज फंड अपना मेरा ख्याल 70 या 73 में खोला था और उससे बहुत पैसे बनाए इसने। फिर अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई, ये वो। बट ही इज अ वेरी डेंजरस मैन। अच्छा, अब जो हमें पता लग रहा है, मैंने अभी भी बहुत दोस्त हैं अमेरिका में से, दे कीप टेलिंग मी ही इज वेरी डेंजरस। दोस्तों, जिनकी भी जॉर्ज सोरोस में थोड़ी रुचि होगी और जिन्होंने भी उनके बारे में थोड़ा पढ़ा या सुना होगा, उनको पता ही होगा कि जॉर्ज सोरोस एक ज्यूस थे और हंगरी में पैदा हुए थे, पर बाद में वे अमेरिका आए और वहां एक आर्थिक एनालिस्ट के रूप में काम करते हुए अपनी खुद की एक हैज फंडिंग कंपनी बनाई और फिर इससे उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई। पर दीपक जी इस वीडियो में उनके बारे में कुछ और भी बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि वे हिटलर के डर से बचने के लिए हंगरी से अमेरिका भाग कर आए थे और उनका ज्यूस नाम था श्वार्ट्स। पर अमेरिका में उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना श्वार्ट्स से नाम बदलकर सोरोस कर लिया था। वे बता रहे हैं कि किसी टाइम पर भारत या भारत की सरकार खुद चाहती थी कि वह मतलब जॉर्ज सोरोस यहां आकर इन्वेस्टमेंट करे। दीपक जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपना पहला हैज फंडिंग 70 के दशक में खोला था और वह शुरू से ही एक बहुत एम्बिशियस व्यक्ति था। दोस्तों, हैज फंडिंग अगर आप नहीं समझते तो थोड़ा गौर करिएगा। हैज फंड में बहुत सारे निवेशकों से पैसा जुटाया जाता है और उन सभी पैसों को विभिन्न एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी या कमोडिटी आदि में निवेश किया जाता है। इस निवेश को मैनेज करने के लिए उनका एक मैनेजर होता है और इसका पूरा फोकस लाभ ही कमाने पर होता है। यहाँ ये गिरते शेयर मार्केट में भी शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमा लेते हैं और इस मुनाफे का कुछ परसेंटेज नियमित अंतराल में निवेशकों को प्रॉफिट के रूप में दिया जाता है, जिससे निवेशकों का मूलधन ज्यों का त्यों बना रहता है और उस मूलधन से वे परसेंट में लाभ कमाते रहते हैं और बाकी का मुनाफा कंपनी के मालिक का होता है। तो आइए अगले क्लिप में देखें कि जॉर्ज सोरोस क्यों सरकारों के खिलाफ काम करता है और क्या वह यह काम खुद करता है या उसके पीछे कुछ और बड़ी ताकतें काम करती रहती हैं।
और जिसकी आप बात करते हैं ना, गिव मी अ मोमेंट सर, क्षमा करिए, मैं शुरू हो गया, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे नहीं, हैं, सर, हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं डीप स्टेट, हाँ जी, राइट, जिसको मैं कहता हूं गुप्त हुकूमत। ये है क्या डीप स्टेट? डीप स्टेट इज नॉट समथिंग जो कहीं दूर से आती है, कोई दूसरी दुनिया है। उसी देश के लोग जो नहीं चाहते हैं, वो अमेरिका हैं, अमेरिकन पेट्रियाटिक अमेरिकन, लेकिन सरकार की नीतियों पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। मिसाल के तौर पर एक वहां पे राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, नाम आपने सुना है, इलेक्शन के टाइम में बोला वो ग्वांटानामो बे है ना क्यूबा में, जहां पे कैद कर रखा है, मैं सबको छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा। कर पाया? उन लोगों ने डीप स्टेट नहीं करने दिया। और डीप स्टेट में कौन है? CIA, FBI, डिफेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये वो सब मिलके डीप स्टेट बनाते हैं, बिकॉज दे हैव वन एम सर। मैं क्षमा चाहता हूं, ये बड़े खुलेआम आपके चैनल पर कह रहा हूं, बिकॉज यू आर अ वर्ल्ड फेमस चैनल। वन एम इज टू मेक मनी, जंग कराते रहो, फॉरएवर वॉर्स। और सोरोस डीप स्टेट का पिट्ठू है। ये डीप स्टेट को कंट्रोल नहीं करता, डीप स्टेट इसको कंट्रोल करती है। और फिर ये न्यूज़पेपर्स, क्षमा चाहता हूं अगेन, वॉशिंगटन पोस्ट, ये वो, ये सब मिले हुए हैं उसके साथ। जो कहानियां हम पढ़ते हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। टाइमिंग देखिए, इलेक्शन पार्लियामेंट से पहले अडानी साहब के पीछे पड़ जाते हैं, कभी इसके पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के इस हिस्से में दीपक जी बता रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस दरअसल एक पपेट है अमेरिकी डीप स्टेट्स का। यहां दीपक जी बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं कि डीप स्टेट्स दरअसल में अमेरिका की वे संस्थाएं या वे लोग होते हैं जो असल में अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। और न केवल वे अपने देश को कंट्रोल करते हैं, बल्कि विश्व की अन्य देशों की सरकारों को भी अपने मुताबिक नियंत्रित करने का काम करते हैं, ताकि वो एक सुपर पावर बने रहें और पैसे कमाते रहें। उनके अनुसार अमेरिकी सरकार स्वयं ही उनके ही डीप स्टेट्स के द्वारा कंट्रोल होती है। CIA, FBI, फॉरेन मिनिस्ट्री और आर्मी आदि मिलकर ये डीप स्टेट्स बनाती हैं। अब इसे नियंत्रण के लिए सोरोस जैसे व्यक्ति और इनका पैसा काम आता है। पैसों की मदद से वे दूसरे देशों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा करते हैं। मतलब जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट्स को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि डीप स्टेट्स के कहे अनुसार सोरोस दूसरे देशों के पावरफुल लोगों को अपनी तरफ करने का काम करता है, जिसमें काम आता है उसका पैसा, जिससे वह मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, नेताओं और वहां की आर्मी के ऑफिसर्स सबको खरीदने का काम कर सकता है, जिससे वहां की सरकार को गिराया या बदला जा सके। और यही भारत के केस में हो रहा है। चूंकि मोदी गवर्नमेंट फ्री विल पर काम करने की कोशिश कर रही है, जिससे देश आगे जा रहा है, और यही बात डीप स्टेट्स के लिए ठीक नहीं है। और इसी के चलते भारत में कई मीडिया ग्रुप्स, यूट्यूबर्स और नेता और कई अलगाववादी लोग खरीदे जाते हैं, जो देश में सरकार के खिलाफ निगेटिव नैरेटिव फैलाकर सरकार के खिलाफ जनता के मन में अविश्वास पैदा करने का काम करते हैं। तो भारत में CAA का प्रोटेस्ट या किसान आंदोलन या आरक्षण हटाने के विरोध में आंदोलन या साउथ नॉर्थ का डिवाइड या जाति में बांटने का प्रयास या खालिस्तान मूवमेंट या आतंकवादी घटनाएं आदि सब ऐसे ही फंड करने वाले व्यक्तियों के कारण होते हैं। दोस्तों, आइए अगले वीडियो को देखते हैं और फिर बात करते हैं। तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। तो ये डीप स्टेट इस जॉर्ज सोरोस का क्या इस्तेमाल करती है, कैसे इस्तेमाल करती है? टू डिस्टेबलाइज अदर कंट्रीज, खरीदने। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी। आप सीरिया में गए हैं, ये जानते हैं सीरिया के, मैं तो गया हूं सर, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन दैट रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसकी फौज नपुंसक नहीं थी सर, बशार अल असद की। 73 वॉर में डट के मुकाबला किया उन्होंने इजराइल। 67 में तो पिट गए थे। भाग गई इस बार। देखिए देखिए कैसे, क्यों मैं बताऊं क्यों? पैसा। द कमांडर्स वर पेड। आई एम सॉरी सर, भाई मेरे सीरियन फ्रेंड्स ने मुझे बताया है, उनको पैसे दिए गए कि भाग जाओ, नहीं तो 6 दिन के अंदर कैसे भाग जाते हैं सर? और वो भी 5 साल से तो ट्रेनिंग हो रही थी, ये ताहिर शम्स जो भी है उसका, वो अल जुलानी फेलो, 5 साल से टर्की में ट्रेनिंग हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ तो डट के मुकाबला करो भाई। 6 दिन के अंदर तो आप ऐसे दुकान बंद करके भाग गए। आई मीन जो फौज 10 साल से लड़ रही थी उन्हीं लोगों से, थैंक यू वेरी मच, वो अचानक कैसे खत्म हो गई? देख लीजिए, पैसा, मनी। दोस्तों, इस क्लिप में सौरभ जी पूछते हैं कि जॉर्ज सोरोस कैसे डीप स्टेट्स की मदद करता है। तो इसके जवाब में दीपक जी वही बात कर रहे हैं जिस पर हमने पहले ही चर्चा की है, कि वह पैसे के दम पर बड़े नेताओं, अधिकारियों, मीडिया और आजकल यूट्यूबर्स को इन्फ्लुएंस कर खरीद लेता है, और उनके जरिए वह देश के सरकारों के खिलाफ निगेटिविटी फैलाता है और वहां की सरकार को अस्थिर करने का काम करता है। दीपक जी ने यहां बताया है कि कैसे सीरिया में हाल ही में हुआ तख्ता पलट ऐसे ही फंडेड था। वे सीरिया के बशर अल्लाह, जो 70 के दशक में वहां की सरकार में थे, उनकी बात करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने डट कर उस समय इजरायली सेना का मुकाबला किया था, पर अभी 6 दिनों के भीतर ही वहां की सेना भाग खड़ी हुई। उनके अनुसार
उन सेना के अधिकारियों के भागने का कारण सेना के अधिकारियों को खिलाया गया पैसा था। अमेरिकी डीप स्टेट सीधे युद्ध न कर दूसरे देशों में उनकी ही फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर उनको अस्थिर करने का काम करता है। दोस्तों आइए अगले वीडियो पर चलते हैं। राइट ना सर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको लाते हुए जॉर्ज सोरोस नरेंद्र मोदी से नफरत करता है, वो नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। इज इट ट्रू? बिकॉज ही वांट्स टू इन एनी प्लेस जहाँ पे भी इसने उंगल दी है, जहाँ पे डीप स्टेट जाता है, वो चाहते हैं ऐसे लोग हों जिनको हम कंट्रोल कर सकें। बांग्लादेश में क्या हुआ है सर? डेमोन्स्ट्रेशंस किससे हुई थी? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, अरब स्प्रिंग की याद करिए सर। बिल्कुल याद है। अब मेरी 73 साल की उम्र है। टुनीसिया में शुरू हुआ था, लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। मैं तो टुनीसिया में सर्व कर चुका हूँ सर, अगेंस्ट मोहम्मद बिन आली जो उस समय प्रेसिडेंट था। लाइक लोग उतर आए थे सड़कों पर, यंग पीपल, तो उसको भगा दिया। उसके बाद फिर इजिप्ट में डेमोन्स्ट्रेशन, लिबिया में हुई, इधर हुई, उधर हुई, यंग पीपल डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भारत में वो नहीं हो रहा, बांग्लादेश में हुआ, सीरिया में हुआ, उन्होंने उसको क्रश किया। शेख हसीना व्हाटएवर हर वीकनेसेस, उसने भी क्रश किया मूवमेंट को, कोशिश की। जब लोग सरकार के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, भारत में ये नहीं हो रहा है। उनके पीछे खड़े होते हैं सोरोस। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली, फंडिंग वहां से आती है, भारत में नहीं। ऐसा हम भारतीय हैं। मैं क्षमा से मैं अपने दिल से कहूंगा सर, मुझे आप तकलीफ दो, मुझे मारो, शायद मैं माफ कर दूं। मेरी मां भारत को तंग करोगे, ना माफ करूंगा ना भूलूंगा। लेकिन इसने कोशिश की, भारत नहीं है करा। 100%, नो क्वेश्चन। ही इज अ वेरी डेंजरस फेलो। ये इसने पैसे दिए हैं सर, और फिर से मैं रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में, मेरा दिल वहां है। ये जो मणिपुर में आप देख रहे हैं, अगेन इट इज फंडेड ड्रग्स, और अब तो इन्वेस्टमेंट फंडिंग से ये, और जो मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते हैं, ही इज गॉट इनटू ड्रग ट्रैफिकिंग। पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डीप स्टेट्स दुनिया भर में ऐसी सरकारें चाहता है जो उनके कंट्रोल में रहें और उनके अनुसार चलें, लेकिन उनकी नज़र में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अपने फ्री विल पे सरकार चला रहे हैं। हमने देखा भी है कि वे कैसे रूस यूक्रेन वॉर के दौरान इतने दबाव के बाद भी भारत ने रशिया से तेल लिया, और इन्हीं सब कारणों के चलते डीप स्टेट्स चाहता है कि मोदी सरकार जल्दी से जल्दी सरकार से बाहर हो जाए और यहाँ वो सरकार आए जो उनके नियंत्रण में रहे। और इसी के चलते आए दिन विरोध प्रदर्शन, आंदोलन भारत में सरकार के खिलाफ देखे जा रहे हैं, पर यहाँ वे सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दीपक जी के अनुसार यहाँ भारतीय युवा या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन प्रदर्शनों से दूर हैं। जहाँ भी तख्ता पलट हुए हैं, चाहे वह श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वहाँ मेजॉरिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स युवा या पूरा का पूरा देश था। पर भारत में अब तक यही बस नहीं हो पाया है, जिसकी वे तारीफ भी करते हैं कि इसी वजह से भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक साथ सभी लोगों को बरगला पाना बहुत आसान नहीं है। आगे वे इसी का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि इतिहास में हुए अरब स्प्रिंग, इजिप्ट और लीबिया के विरोध और तख्ता पलट का भी वहाँ के युवाओं के विरोध की वजह से ही सफलता उन विरोधों को मिल पाई, पर भारत में ऐसा विरोध पैदा करने में अभी तक वे सक्षम नहीं हो पाए। हालांकि इसके लिए जॉर्ज सोरोस का पैसा खूब बहाया जा रहा है और निगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है, पर फिर भी कुछ कमी रह ही जा रही है। जिन सरकारों को डीप स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाती और देशों पर, मतलब जो उनके उतना इन्फ्लुएंस में नहीं रहते, वो उनको बदलने की कोशिश करते हैं। अरब स्प्रिंग इसका उदाहरण है। अभी जो सीरिया में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या पाकिस्तान में हुआ या श्रीलंका में, जो ईरान में होने वाला है, ईरान में शायद होगा, वो ये भारत में कोशिश कर रहे थे। भारत में अलग अलग तरीके की सरकार के खिलाफ जितने भी मूवमेंट्स खड़े हुए, मैं नाम नहीं लेना, नहीं तो फिर कहेंगे कि आप पेंट कर रहे हो, बट उनके पीछे यही ताकतें थी कि देखने में लगे कि ये सरकार के खिलाफ एक पॉपुलर अपराइजिंग है, हम अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उनके पीछे कौन खड़ा है? ये बात आज यही आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये आरोप सीधा लग रहा है अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर कि आप सोरोस से जुड़े हुए हैं क्या? आप इस पर सफाई दीजिए सर। तो दोस्तों, इस वाले क्लिप में सौरभ जी वहां पर मौजूद गेस्ट से पूछ रहे हैं कि क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ये आरोप लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी सोरोस के साथ मिलकर देश को अस्थिर करना चाह रहे हो? अगर ऐसा नहीं है तो सफाई दीजिए। अगर आप सच में सोरोस के साथ नहीं हैं तो आप उन घटनाओं का क्यों समर्थन करते हैं जो देश में अराजकता फैला सकती है? आप देश को जातियों में बांटना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, CAA के खिलाफ आप मैदान में उतर जाते हैं, किसान आंदोलन में भी आप मैदान में उतर जाते हैं, खालिस्तानियों के साथ मंच साझा करते हैं और उनको सपोर्ट करते नजर आते हैं, धारा 370 को हटाने के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और कश्मीर के स्वतंत्र होने की मांग करते हैं। आप अग्निवीर योजना को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। आप आरक्षण को लेकर अफवाह फैलाते हैं। आप हर वो काम करते नजर आते हैं जो जॉर्ज सोरोस के तरीके से मिलता है, और आपका जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड संगठन का सह अध्यक्ष होना क्या साबित करता है? और अगर ये सारे आरोप गलत हैं तो आप सामने आकर सफाई दीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन क्लिपिंग्स को हाईलाइट करना चाहता था क्योंकि इनमें देश को लेकर बहुत से सेंसिटिव इश्यूज पर बात हुई है, जो एक भारतीय होने के नाते हमें जानने की और समझने की ज़रूरत है, ताकि किसी दिन हम भी ऐसी अफवाह या नैरेटिव के चलते सड़क पर प्रदर्शन करने ना उतर जाएं और अपना ही नुकसान कर बैठें। दोस्तों अगर पूरा शो देखना हो तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद, जय हिंद।